Hello students, today we are going to discuss Foundation Full Chemistry थर्ड सेट। तो बच्चे इस क्वेश्चन पेपर में हम जो है क्वेश्चंस विद आंसर डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम इट इज़ नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, राइट। What is limiting reagent? Limiting reagent क्या होता है? The reagent which is consumed completely in the reaction is known as limiting reagent। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, इसे आप स्टेट कर सकते हैं कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्योंकि जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर क्लासीफाई किया गया है, वो आप इसमें मेंशन करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल H2SO4, ठीक है। तो आपके पास जो है नॉर्मलिटी गिवन है, आपको जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है, राइट। तो सबसे पहले जो है आपको पता है कि जो मोलैरिटी होता है दैट इज़ इक्वल टू नॉर्मलिटी, और वी कैन से दी नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई n फैक्टर। अगर हमारे पास यहाँ पे नॉर्मलिटी गिवन है 0.02, राइट, तो यहाँ से आप जो है मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। n फैक्टर इसके लिए जो है 2 है H2SO4 के लिए, तो यहाँ से मोलैरिटी का वैल्यू कितना आ गया 0.02 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 0.01, राइट। अब आप जो है यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, राइट। तो नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास जो है 0.01 है, 0.01 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे आप जो एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। तो आफ्टर सॉल्विंग जो है आपके पास ये 6.02 इंटू 10⁻20 जो है करेक्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगा, राइट। अब इससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एग्जांपल ऑफ, ये 4 टाइम्स अमोनिया 5 टाइम्स ऑक्सीजन गिव्स अस 4 टाइम्स NO एंड 6 टाइम्स वाटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ये डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी आंसर आएगा, रिडॉक्स रिएक्शन भी आएगा। तो 1 एंड 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर, राइट। उसके बाद देखिए बच्चे हमारे पास जो है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे हमारे पास ये जिंक प्लस में 2 टाइम्स HCl गिव ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ पे हम देखेंगे जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे +2 आएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। तो इट विल एक्ट एज जिंक विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक क्या एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा, और जो हाइड्रोजन है ये एक्ट करेगा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। सुपर ऑक्साइड जो है इज़ फॉर्म्ड बाई, तो उसका आंसर जो है पोटेशियम है, K2O जो है ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है K2O। यहाँ पे पर ऑक्साइड्स की बात नहीं हो रही है, सुपर ऑक्साइड की बात हो रही है। सोडियम है तो ये क्या फॉर्म करता है, पर ऑक्साइड फॉर्म करता है, राइट। रिडॉक्स रिएक्शन का एप्लीकेशन हमको बताना है, तो जैसे प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, राइट, जो रस्टिंग उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ब्लीचिंग, राइट, बहुत सारे हम ब्लीचर्स यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है वो एक्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेंजीन रिएक्ट विद कंसंट्रेट H2SO4, तो अटैकिंग एजेंट क्या होता है, SO3 होता है अटैकिंग एजेंट यहाँ पे, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास के यहाँ पे रोटेशन जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज़ हिंडर्ड, क्यों रिस्ट्रिक्टेड होता है? क्योंकि अगर ये बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रोटेशन किया जाए तो यहाँ पे ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो सकता है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकती है, राइट। तो ये आंसर जो है आप इसके लिए बता सकते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन क्यों होती है। देखिए बच्चे यहाँ पे हमने ये आंसर जो है यहाँ पे रखा हुआ है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है रोटेशन हिंडर्ड क्यों है। द रोटेशन इज़ रिस्ट्रिक्टेड अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बिकॉज द रोटेशन लीड्स टू द ब्रेक द पाई बॉन्ड बाई विच द मॉलिक्यूल लूज इट्स स्टेबिलिटी। पाई बॉन्ड टूट जाएगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी लूज हो जाएगी, इसलिए मॉलिक्यूल जो है डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, देयरफॉर सिस रिमेन सिस एंड ट्रांस रिमेन ट्रांस इन द यूनिवर्स, दे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये आंसर हम इसका लिख सकते हैं, राइट। अब जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, सेक्शन बी, व्हाट आर एटॉमिक मासेस ऑफ मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो देखिए बच्चे, एटॉमिक मास ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन क्या होता है कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो ये सेम टर्म्स है, मॉलिक्यूलर मास है। तो एटॉमिक मास आपको टर्म पूछी जाएगी, व्हाट इज़ एटॉमिक मास, तो मास ऑफ एन एटम इज़ द एटॉमिक मास, राइट। तो एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूल का कोई सेंस यहाँ पे नहीं बनता है। ये बहुत ईजी है, एक रूल है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक ना हर एक इलेक्ट्रॉन में, हर एक ऑर्बिटल में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशंस। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बताएंगे SPDF ब्लॉक एलिमेंट का, वेस्पर थ्योरी का अकाउंट देंगे, ज्योमेट्री बताएंगे मॉलिक्यूल की, सेंट्रल एटम जिनके पास 2, 3 और 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एग्जांपल भी बताएंगे। एंट्रोपी और फ्री एनर्जी क्या होता है, इनका क्या रिलेशन आपस में, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ बफर्स, pH और प्योर वाटर का pH, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो सेक्शन बी के जो क्वेश्चन हैं इनके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए बच्चे, सबसे पहले हमें जो वेस्पर थ्योरी के रिगार्ड में क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत सी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज पूछी गई हैं जहाँ पे 2, 3, 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल बताना है। तो देखिए, सबसे पहले वेस्पर थ्योरी किसने दिया, कब दिया, 1940 में सिडविक एंड पोवेल ने दिया। एक सिंपल थ्योरी जो रिपल्शन की बेसिस पे है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्शन होते हैं, ठीक है, ये शेप जो है बताता है मॉलिक्यूल की, राइट। अब इसके आपने कुछ पॉस्टुलेट्स पढ़ने हैं, मॉलिक्यूल यहाँ पे मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी के बारे में बात होती है, तो कुछ आपने पॉस्टुलेट्स जो है वेस्पर थ्योरी के लर्न रखने हैं। तो देखिए बच्चे, पॉस्टुलेट्स में क्या आपको देखना है, पॉस्टुलेट्स जो हैं कि ज्योमेट्री जो मॉलिक्यूल का वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ वैलेंस शेल पे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर पे, ठीक है, अराउंड द सेंट्रल एटम, चाहे वो बॉन्डेड है या नहीं है। शेप जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर, जिसके अंदर सिर्फ 2 एटम होंगे वो लीनियर होगा, और जो मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा एटम होंगे तो उसमें एक एटम सेंट्रल एटम होगा और दूसरे क्या होंगे, उसके साथ लिंक्ड होंगे। जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो सेंट्रल एटम जो है शेयर करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सराउंडिंग एटम के साथ। तो सर्टेन केसेस में क्या होगा कि सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो टेक पार्ट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो इलेक्ट्रॉन जो बच जाते हैं वैलेंस शेल में, जो बॉन्ड नहीं बनाते, उन्हें हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जो बॉन्ड बनाते हैं उन्हें हम बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, राइट। ये आंसर हमें लिखना होता है। उसके बाद देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं यहाँ, तो एग्जांपल में जैसे हमारे पास CH4 है, तो सेंट्रल कार्बन एटम जो है अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके 4 बॉन्ड पेयर बनाता है CH4 में, यहाँ पे देख लीजिए। तो वाटर के केस में अगर हम देखें तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होता है जिसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन एटम शेयर 2 और फिर 6 वैलेंस इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए वाटर का स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 लोन पेयर रह जाता है, राइट। तो मीथेन के अंदर जो है 4 बॉन्ड पेयर हैं, वाटर के अंदर जो है 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, राइट। इसके बाद देखिए, इफ़ द सेंट्रल एटम इज़ लिंक्ड टू सिमिलर एटम्स एंड इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, रिपल्शन बिटवीन देम आर सिमिलर। तो शेप जो मॉलिक्यूल होगा सिमेट्रिकल होगा और मॉलिक्यूल को हम रेगुलर ज्योमेट्री कहेंगे। अगर सेंट्रल एटम जो है डिफरेंट एटम्स के साथ सराउंडेड है और वहाँ पे बॉन्ड पेयर भी हैं, लोन पेयर भी हैं, तो फिर ज्योमेट्री अलग होगा, शेप अलग होगा, राइट। और ये ऑर्डर जो है रिपल्शन का याद रखना है, लोन पेयर में ग्रेटर रिपल्शन होता है, देन लोन पेयर एंड देन बॉन्ड पेयर। उसके बाद ये टेबल जो है इम्पॉर्टेंट है लर्न रखना कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल का शेप जो है AB2 टाइप है, दैट इज़ लीनियर, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, BeF2 BaCl2 ZnCl2 हम एग्जांपल इसमें मेंशन कर सकते हैं। AB3 टाइप मॉलिक्यूल दैट इज़ ट्राइगोनल प्लानर, जैसे AlCl3 BF3, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, और इस तरीके से हम जो है इसका शेप डायग्राम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टेट्राहेड्रल आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, CH4 हो, SiH4 हो, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री आप जो है यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब जो हमें एक क्वेश्चन था सेक्शन 2 में, एग्जाम क्वेश्चन 3 था कि फॉलोइंग जो है डिफाइन कीजिए एवोगैड्रो नंबर को, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, राइट। और उस नंबर का वैल्यू जो है 6.02 × 10⁻23 आप लिख सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इतने क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे।
इन टर्म्स ऑफ मास आप कैसे डिफाइन करेंगे? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस इज इक्वल टू द मास सबस्टेंसेस मॉलिक्यूलर वेट। जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का इन टर्म्स ऑफ मास आप जो है बताएंगे तो 44 ग्राम आएगा। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर, राइट, और 2400 मिलीलीटर, राइट, STP। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पूछा गया था। तो जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो ये कैसे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अपना ऑक्टेट या डुप्लेट उसे कंप्लीट करना होता है, राइट। जैसे कार्बन की बात है और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होना है, तो कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हाइड्रोजन आएंगे, वो भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो इस तरीके से CH4 का स्ट्रक्चर बनेगा। अब कोवलेंट बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड जैसे कोवलेंट बॉन्ड जो है हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन रहा है, जैसे यहाँ पे S+S, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड क्या होता है? हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, उस तरीके से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा जो है हम देखेंगे जो कोवलेंट बॉन्ड है ये पोलर भी होता है, नॉन पोलर भी होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड जब 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में फॉर्म होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो हो गया पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जैसे HCl और वाटर एग्जांपल आ गया। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है कि जब कोवलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम्स के बीच में बन रहा है, वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं रहता है, तो ऐसे बॉन्ड्स को हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। जैसे Cl2 Br2 I2 हमारे पास एग्जाम्पल है, राइट। ये आंसर आपको लिखना है। अब जैसे देखिए फंक्शनल ग्रुप के बारे में क्वेश्चन था और फंक्शनल ग्रुप्स आपको अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक का लिखना था। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। तो अल्कोहल का OH होता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्डिहाइड का फॉर्माइल होता है, राइट। होमोलोगस सीरीज से क्वेश्चन था आपको कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है, करेक्ट से लिखिए। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है? फैमिली और ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पे ऑल द मेंबर्स ऑफ विच कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप शो अ ग्रेडेशन इन फिजिकल एंड सिमिलरिटी इन द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एनी 2 एडजेसेंट मेंबर्स जो डिफर करेंगे CH2 ग्रुप से। तो इस प्रोसेस को हम होमोलोगी भी कह सकते हैं और ये आपस में क्या होते हैं? होमोलोग होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको क्या लिखना था? कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको जो है लिखना था कि जो भी होमोलोगस सीरीज़ हैं इनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है। जितने भी मेंबर्स होते हैं होमोलोग सीरीज़ के, इनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। सक्सेसिव मेंबर जो है वो डिफर करता है CH2 ग्रुप से, और इंडिविजुअल मेंबर जो होमोलोग सीरीज़ का है दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन डेवलप्ड फॉर दैट सीरीज़। तो बहुत ही ईजी आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है हमें क्वेश्चन 3 सेक्शन C में है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को स्टेट और एक्सप्लेन कीजिए। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एक्यूरेटली एट अ टाइम। एक वक्त में दोनों चीज़ें आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो मैथमेटिकली डेल एक्स डॉट में डेल पी ग्रेटर इक्वल टू H1 4 जहाँ पे डेल एक्स का क्या मीनिंग है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल पी का मीनिंग है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और H हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। तो इसमें आप जो है स्टेट और एक्सप्लेन में ये लिखेंगे। इसके बाद देखिए सेक्शन 2 सेक्शन B जो है जिसमें क्वेश्चन था हमारे पास कि S ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए। तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है इनको हम S ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इनको S ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? इनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन S सबशेल में आता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है इनका NS1 to 2, और इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 और +2 मोस्टली ही शो करते हैं। ग्रुप 1 जो है +1 शो करता है, ग्रुप 2 जो है +2 शो करता है। देखिए सेक्शन B में क्वेश्चन 2 में ये हमारे पास 7th पार्ट था कि बफर सोल्यूशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ बफर्स बताइए। तो सोल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन pH वैल्यू ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऑन इट इज कॉल्ड बफर सोल्यूशन, ठीक है। कि जिसका pH वैल्यू चेंज नहीं होगा ऑल्दो आप उसके अंदर जो है स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड कर रहे हो। तो एसिडिक बफर होता है और बेसिक बफर, इसके आप टाइप्स बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी था हमें यहाँ पे कि मॉडर्न पीरियोडिक जो क्वेश्चन 2 है सेक्शन B में कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ से कैसे रिफर करता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में प्रॉपर्टी जो होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं एटॉमिक नंबर के, लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में प्रॉपर्टी जो होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं एटॉमिक मासेस के, यही डिफरेंस है। अब क्वेश्चन था pH को डिफाइन कीजिए। pH वैल्यू लिखिए प्योर वाटर का, स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। pH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो ये फॉर्मूला होता है pH का, राइट। प्योर वाटर के लिए 7 है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए 0 to 1 और स्ट्रॉन्ग बेसिस के लिए 12 to 14 pH का वैल्यू आप लिख सकते हैं, राइट। देखिए जो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था सेक्शन D में
कि इफ़ेक्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स बताइए मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टिव इफेक्ट जो है स्टडी करना है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स में। जैसे सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग डायरेक्ट्स द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट टू ऑक्यूपाई आर्थो पोजीशन या मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। ये जो डायरेक्शन रहेगा इनकमिंग ग्रुप्स का डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट के बेंजीन के साथ किस तरह का सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, और इसी को हम क्या कहेंगे डायरेक्टिव इफेक्ट कहेंगे या ओरिएंटेशन इफेक्ट कहेंगे। जो सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है रेट ऑफ फर्दर सब्स्टिट्यूशन। दैट इज़ इसका मीनिंग हुआ कि या तो वो एक्टिवेट करेगा बेंजीन रिंग को या डीएक्टिवेट करेगा बेंजीन रिंग को, ठीक है, फर्दर सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो इस तरह के इफेक्ट को हम एक्टिविटी इफेक्ट कहते हैं। यहाँ रखिए एक्टिविटी इफेक्ट पूछा जाए तो इस तरह से आंसर लिखेंगे। दो टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं जो डायरेक्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। दोज विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू द आर्थो एंड पैरा पोजिशन, उन्हें हम क्या कहते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। तो मेटा को यहाँ पे हमने निगलेक्ट कर लेना है। या फिर वो ग्रुप्स हो सकते हैं जो इनकमिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पे लाएंगे, तो आर्थो और पैरा को यहाँ पे क्या कर लेंगे निगलेक्ट कर लेंगे, राइट। तो उसके बाद जो है हमको ये चीज़ याद रखनी है कि आर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप्स कौन से हैं और मेटा डायरेक्टिंग कौन से हैं। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग जैसे NH2 है, NHR है, NR2, OH ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग NHOOCH, ये ग्रुप आप याद रख सकते हैं, राइट। वीकली एक्टिवेटिंग जैसे ये ग्रुप्स यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स ये याद रख सकते हैं, ये डीएक्टिवेटर्स हैं हैलोजेंस। और मेटा डायरेक्टर्स जो हैं वो आप याद रख सकते हैं C++N, SO3H, COH, ये ग्रुप्स आप याद रख सकते हैं। दे आर मेटा डायरेक्टर्स एंड दे आर आर्थो पैरा डायरेक्टर्स। ये चीज़ इसमें आपको मेंशन करनी होगी, राइट। इसके बाद जो है हमें क्वेश्चन था सेक्शन 3 में कि सेक्शन C में कि ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एटम विल हैव द सेम वैल्यू फॉर द 4 क्वांटम नंबर्स, राइट। यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल में है तो उनकी स्पिन क्या होगी ऑपोजिट होगी, राइट। जैसे एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम में है तो उसका n का वैल्यू 1 हो सकता है, l का वैल्यू 0 हो सकता है, m का वैल्यू 0 हो सकता है, s का वैल्यू, तो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं, ये इसका मीनिंग है, राइट। अब सेक्शन C में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट हमने जो है ऊपर डिस्कस कर लिया। अब इसे दोबारा से रीड नहीं करेंगे, ठीक है, ये हमने रीड कर लिया। अब ये है कि यहाँ पे बताइए कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 3d5 4s1 क्यों है, ठीक है। 3d4 4s2 आप क्यों नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 3d5 4s1 है क्योंकि हाफ फील्ड और फुली फील्ड क्या होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये रीज़न आपने इसमें लिखना है। बोहर्स ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों कहते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बोहर्स ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका फिक्स्ड वैल्यू होता है एनर्जी का, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं, राइट। अब देखिए एक क्वेश्चन आया था सेक्शन C में, ठीक है, ये दुमाज मेथड की बेसिस पे था कि 0.2325 ग्राम आर्निक कंपाउंड है जिसको एनालाइज किया जा रहा है नाइट्रोजन के लिए। तो ये वॉल्यूम दे के यहाँ पे रखी है मॉइस्ट की, ठीक है, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और ये प्रेशर है, ठीक है। तो कैलकुलेट दी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन द सैंपल, तो आपने वॉल्यूम जो है नाइट्रोजन का टेस्ट भी देखना है, ठीक है। तो P1 का वैल्यू जो है आप जो है यहाँ पे 732 मिलीमीटर लेंगे, V1 का वैल्यू गिवन है, T1 का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, V2 आपने फाइंड करना है और T2 जो आपने 273 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर लेना है। फिर ये इक्वेशन आपने अप्लाई करनी है, तो ये जो वैल्यूज़ गिवन है पुट करेंगे तो V2 जो है 27.97 मिलीलीटर आप जो है आंसर लाएंगे। दुमाज मेथड की बेसिस पे ये क्वेश्चन यहाँ पे है, राइट। अब इसके बाद देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन का डिस्कशन हमने आपके साथ कर लिया बच्चे। तो देखिए ये सब क्वेश्चन हमने सेक्शन B के डिस्कस कर लिए, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे सेक्शन B में भी ये क्वेश्चन जो हैं सारे डिस्कस कर लिए हमने अभी। देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पॉलीऑक्सीडेशन हमने डिस्कस कर लिया, राइट। उसके बाद देखिए ये कार्बोनियम आयनाइन क्या होता है, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, इनका स्टेबिलिटी आप बता सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट नोट से आप पढ़ सकते हैं, राइट। वुड्स रिएक्शन जो है क्यों नहीं प्रेफर किया जाता है अल्केन्स के लिए जिनमें ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, हमें मिक्सचर ऑफ अल्केन्स ऑब्टेंड होता है और उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सिमिलर होता है, तो उन्हें सेपरेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए आप उन्हें वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बेंजीन का थ्योरेटिकल है, इसे आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड हमने डिस्कस कर लिया, राइट। हाइब्रिडाइजेशन भी आपको पता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स सो एज टू रिडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज एंड दे फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर आप जो है sp sp2 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप को डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं ये। दुमाज मेथड
ठीक है। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन थ्योरेटिकल आप पढ़ सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमने आपको बताया अभी, और होमोलोगस सीरीज सब ये चीज़ें। फंक्शनल ग्रुप का इफेक्ट मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे भी हमने आपको बताया। आफ्टर दैट जो है आप इसमें देखेंगे तो हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि केमिकल इक्वेशंस लिखिए कंबशन रिएक्शन, तो ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं। इन सब का आप कंबशन शो करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही फॉर्म होगा। फिर ओवरऑल रिएक्शन को बैलेंस करना है, प्लस में हीट आपको लिखना है, राइट। तो ये हमने इस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन किया कि आपको आंसर लिखना है, कितना आंसर लिखना है, कैसे लिखना है, राइट। हमने पूरे यहाँ पे रिटर्न में आंसर रखे हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेंगे, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से सुनेंगे, और वीडियो सुनने के बाद जहाँ पे भी डाउट आए जिस क्वेश्चन में, तो उसे हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, राइट। ओके, थैंक यू एवरीवन।